Hello friends, you are welcome in मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम लिटरेचर और ग्रामर पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अभी जो प्रैक्टिस सेट है वो लिटरेचर पर प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में 45 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिसमें मैक्सिमम सेल्फ मेड हैं और कुछ जो है कॉपी किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच पॉइंट इज नॉट ट्रू अबाउट एलजी। ये क्वेश्चन जो इस प्रकार बनाया गया है इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है क्योंकि 2021 में जो टीजीटी में क्वेश्चन आए थे एमएच अब्राहम से और ज्यों का त्यों आए थे, तो उसी तरह कुछ क्वेश्चन इसमें तैयार किए गए हैं। तो बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है या नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच पॉइंट इज नॉट ट्रू अबाउट एलजी। एलजी के बारे में कौन सा पॉइंट इसमें से ट्रू नहीं है। पॉइंट फर्स्ट है, एलजी डिनोटेड एनी पोइम रिटन इन एल्जियाक मीटर अल्टरनेटिंग हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर लाइन्स। एलजी किसी भी पोइम को जो कि एल्जियाक मीटर में अर्थात अल्टरनेटिंग हेक्सामीटर और पेंटामीटर में जो पोइम लिखी जाती है उस पोइम को हम एलजी कहते हैं। जॉन डन्स एलजीज रिटन इन लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी आर लव पोइम्स। तो जॉन डन की जो एलिजीज हैं जो कि 16th सेंचुरी के लास्ट में और 17th सेंचुरी के शुरू में जो लिखी गई थी वो लव पोइम्स थी। थर्ड ऑप्शन है आपका, अ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड लेमेंट इन वर्स फॉर द डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन यूजुअली एंडिंग इन अ कंसोलेशन। एलिजी फॉर्मल और सस्टेन्ड लेमेंट होता है इन वर्स ऑन द डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एक विशेष व्यक्ति के डेथ पर। और ये एलजी सामान्यता लास्ट में कंसोलेशन से यानी कि सांत्वना से समाप्त होती है। फोर्थ ऑप्शन है, एलिजिया प्राइमा इज आ लैटिन एलिजी बाय जॉन मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स ड्यूडेटी। एलिजिया प्राइमा जॉन मिल्टन की फर्स्ट लैटिन एलिजी है यानी कि इनकी लिखी हुई फर्स्ट एलिजी है जो कि इनके मित्र चार्ल्स डियोडेटी की डेथ पर लिखी गई है। अब आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, आपको बताना इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए पता लग गया होगा आपको, हम बता दे रहे हैं ये आपका ऑप्शन डी है, ये आपका इनकरेक्ट है। क्योंकि जब इनको क्राइस्ट कॉलेज से निकाल दिया गया था तो काफ़ी घूमे थे और उन्होंने उसी दौरान अपने फ्रेंड चार्ल्स डियोडेटी को एक बर्स लेटर लिखा था कि मैं यहाँ पर किस प्रकार आनंद ले रहा हूँ। तो ये एलिजी इनकी डेथ पर नहीं है, आपका ऑप्शन यही ठीक होगा। आप इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या किया है। मिल्टन्स फर्स्ट एलिजी एलिजिया प्राइमा is a Latin verse letter to his closest friend Charles Diodati. In it, Milton claims to be enjoying his unexpected holiday by reading, girl watching and attending the theater. तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ फिक्शन विच डेवलप्स इन ब्रूडिंग एटमॉस्फेयर ऑफ ग्लूम एंड टेरर, जो कि ग्लूम एंड टेरर के ब्रूडिंग एटमॉस्फेयर में डेवलप होता है। रिप्रेजेंट इवेंट्स दैट आर अनकैनी और मैकाब्रे, और ऐसी इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि अनकैनी हैं, अलौकिक हैं, एंड मैकाबर या भयावह हैं, और मेलोड्रामेटिकली वायलेंट, और भावुकतापूर्ण जो नाटक होते हैं उनकी तरह वायलेंट हैं। तो आपको बताना ये जो फिक्शन है वो कौन सा वाला है। साइकोलॉजिकल नॉवेल है, गॉथिक नॉवेल है,
पिकारेस्क नावल है या इनमें से कोई नहीं है, किसी और नावल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऑप्शन तो आपको पता लगा, बहुत इजी है। ऑप्शन बी है गॉथिक नावल। बहुत रेयर क्वेश्चन है, आप इनको नोट करेंगे। विच पॉइंट डज नॉट डिस्क्राइब एपिक? कौन सा पॉइंट इनमें से एपिक को डिस्क्राइब नहीं करता? देखिए, पास पास होने के कारण मैंने इसको कलर चेंज कर दिया है, सो दैट एवरी ऑप्शन विल बी डिफरेंट। इट इज ए लॉन्ग वर्स नैरेटिव ऑन ए सीरियस सब्जेक्ट। यानी कि जो एपिक है वो एक लॉन्ग नैरेटिव होता है सीरियस सब्जेक्ट पर, टोल्ड इन अ फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल। और जो एपिक है उसको फॉर्मल यानी कि औपचारिक और एलिवेटेड स्टाइल यानी कि ग्रैंड स्टाइल में इसको बताया जाता है। सेकंड वन है द हीरो इज अ फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और इवन कॉस्मिक एटमॉस्फेयर इन कॉस्मिक इंपोर्टेंस। जो हीरो होता है, जो प्रोटागोनिस्ट होता है एपिक में, वो नेशनल लेवल का हीरो होता है और कॉस्मिक इंपोर्टेंस यानी कि लौकिक अलौकिक महत्व का होता है। सी है द स्टाइल ऑफ एन एपिक इज डेलिबरेटली डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्डिनरी स्पीच। जो एपिक की डिक्शन होती है, एपिक की स्टाइल होती है, वो जानबूझकर आम जो कॉमन लैंग्वेज है उससे दूर रखी जाती है। एंड प्रोपोर्शन टू द ग्रैंडर एंड फॉर्मेलिटी ऑफ द हीरोइक सब्जेक्ट एंड आर्किटेक्चर। और जो स्टाइल होती है वो अनुकूल होती है, प्रोपोर्शन में होती है, अनुपातिक होती है ग्रैंडर स्टाइल के लिए, और सब्जेक्ट जो हीरो का सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार उसको रखा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है द एपिक वॉज रैंक्ड बाय अरिस्टोटल एज द फर्स्ट एंड ट्रेजेडी ऑन द सेकेंड। अरिस्टोटल द्वारा ट्रेजेडी को दूसरे स्थान पर और एपिक को पहले स्थान पर रखा गया। अब आपको बताना इनमें कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, यानी कि करेक्ट नहीं है। तो यह है ऑप्शन आपका डी। बाकी सारे ऑप्शन ठीक हैं, क्योंकि एपिक जो है वो ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है। उसका हीरो जो होता है लौकिक ना होकर के अलौकिक शक्ति वाला माना जाता है, यानी कि कॉमन करेक्टर से वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। तो बताते चलें कि जो अरिस्टोटल ने कहा है कि एपिक को इन्होंने दूसरे स्थान पर रखा है। पहला स्थान अरिस्टोटल ने जो है वो ट्रेजेडी को दिया है, ट्रेजेडी को फर्स्ट रैंक में रखा है। दूसरी बात, अब बात करते हैं रेनेसां पीरियड की। तो जो रेनेसां पीरियड में एपिक को पहले स्थान पर रखा है, बाकी अन्य दूसरे जेनर हैं उनको दूसरे स्थानों पर रखा है। तो इसका ऑप्शन डी हो गया। Who remarked about Sally as being a beautiful but ineffectual angel, beating his illuminous wings in the void and vain? किसने कहा है कि शैली सुंदर होने के बावजूद एक अप्रभावी एंजल है जो अपने चमकदार प्रकाशित पंखों को व्यर्थ में ही फड़फड़ा रहे हैं? ऑस्कर वाइल्ड ने, टी.एस. इलियट ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने या टॉमस कार्लाइल ने? तो ऑप्शन आपको पता ही है, ये कही बात है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तो ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 5 है हु इज सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ हिज पोइट्री इज रियलिटी हिज फिलॉसफी। वास्तव में उनकी कविताएं जो हैं वो फिलॉसफी है उनकी, और इज इल्यूजन डॉट डॉट का इल्यूजन आया, लास्ट में इल्यूजन रहा होगा, और एक भ्रम है। कौन कहता है ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए? इलियट कहते हैं, रस्किन कहते हैं, अर्नोल्ड कहते हैं, इनमें से कोई भी नहीं कहता। तो ये बात भी आपके अर्नोल्ड कहते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है हु हैज़ कॉल्ड बेकन द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड? तो ये बात आपको पता होगा, डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, ड्राइडन कहते हैं या टॉमस कार्लाइल कहते हैं?
तो आपका ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो ये बात मेरे हिसाब से तो अलेक्जेंडर पोप को कहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चार्ल्स लैम्ब रोट अंडर द पेन नेम ऑफ। आपको बताना है चार्ल्स लैम्ब किस नाम से लिखते थे। अल्फा ऑफ द प्लो, जॉन सेंट जॉन, इलियार या बॉज। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न है। चलिए हम बता दे रहे हैं। हमारा ऑप्शन तो ए है, जिसको कहते हैं ए जी गार्डिनर। ए जी गार्डिनर अल्फा ऑफ द प्लू नाम से लिखते थे, जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखते थे गाल्सवर्दी, और एलिया नाम से लिखते थे चार्ल्स लैम्ब, और बॉज नाम से लिखते थे चार्ल्स डिकिंस। तो चारों ऑप्शन पता लग गए। अल्फा ऑफ द प्लो ए जी गार्डिनर, जॉन सेंट जॉन गाल्सवर्दी, और एलिया नाम से लैम्ब लिखते हैं, जिसको ऑप्शन आपका सी ठीक हो ही गया, और बॉज नाम से लिखते हैं चार्ल्स डिकेंस। ये चारों नाम ध्यान रखेंगे ताकि एग्जाम में आप कुछ कर सकें। क्वेश्चन नंबर है, हु सेड पोइट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। कि पोइट जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से इस संसार में कानून के निर्माता होते हैं। कौन कहता है ये बात कवियों के बारे में? एस.टी. कॉलेज कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, पी.बी. शेली कहते हैं, या जॉन कीट्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो है पी.बी. शेली होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में कौन सी पहली ट्रेजेडी है? हेमलेट है, अल्केमिस्ट है, गार्डोबक और फेरेक्स एंड पैरक्स है, या स्पेनिश ट्रेजेडी है? तो आपको पता है कि आपकी गार्डोबक फर्स्ट ट्रेजेडी है, और ये लैटिन में है, इंग्लिश में है। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है टॉमस नॉर्टन ने। टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस शैकबिले। ठीक है, ये दोनों लिखा है टॉमस शैकबिले और टॉमस नॉर्टन ने। और कब लिखा है? 1561 में। ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहली बात आएगी ये कब लिखी गई, तो 1561 में। किसने लिखी? टॉमस शैकबिले ने और टॉमस नॉर्टन ने, और ये पहली ट्रेजेडी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज द ऑथर ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी। तो देखिए, आपको बताते चलें, स्पेनिश ट्रेजेडी के जो राइटर रहे हैं वो आपके, पहले तो देख लीजिए, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, निकोलस उडाल या टॉमस किट कौन है। तो ये आपके यूनिवर्सिटी बिट्स में काउंट किए जाते हैं, हालांकि किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़े नहीं हैं। तो ये हैं आपके टॉमस किट। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेनेट्स ऑफ रोमांटिक एक्सेप्ट। ये सारे रोमांटिक के सिद्धांत हैं, रोमांटिक पीरियड के या रोमांटिक पोइट्री के, एक नहीं है। तो सिवाय उसको बताना है आपको। ऑथर वैल्यूड द इंडिविजुअल इन देयर राइटिंग्स। यानी कि अपनी राइटिंग्स में लेखकों ने, जो रोमांटिक पीरियड के लेखक थे, उन्होंने इंडिविजुअलिज्म को जो है वैल्यू दी। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन ऑप्शन ठीक है। सेकंड है, ऑथर लुक्ड टू नेचर फॉर इंस्पिरेशन। तो देखिए, चाहे गाल्सवर्दी रहे हों, चाहे आपके एस.टी. कॉलेज रहे हों, वर्ड्सवर्थ रहे हों, कीट्स रहे हों, शेले रहे हों, ये सारे लोग नेचर को इंस्पिरेशन के लिए देखा। सी है, ऑथर फीचर्स जस्ट थीम ऑफ लव। ऑथर केवल थीम ऑफ लव देखते थे, बोले यही नहीं देखते थे भाई। तो आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। और ऑथर वैल्यूड इमोशन
एंड द इमेजिनेशन इन देयर राइटिंग, ये सही है। तो इस चारों ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि रोमांटिक एज के जो राइटर्स थे वो थीम ऑफ लव पर केवल ध्यान नहीं देते थे, बाकी प्रकृति भी देखते थे। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्टाइल इज टर्म कॉइन्ड बाय, किसने दी है ग्रैंड स्टाइल? तो पहले बताते चलें कि ग्रैंड स्टाइल का मतलब होता है नॉर्मल से अलग लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज से अलग लैंग्वेज। तो देखिए मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो ग्रैंड स्टाइल में है, क्योंकि हीरो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, दूसरे एपिक सिमिली उसमें यूज की गई है, यानी कि उसकी स्टाइल जो है ग्रैंड है। तो ये ग्रैंड स्टाइल किसने दी है? आपका ऑप्शन पता लग ही गया होगा, ए बी सी डी में से आपके मैथ्यू आर्नोल्ड ने दी है। इन विच ऐसे इलियट यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, तो ये जल्दी पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, द मेटाफिजिकल पोइट्स, पोइट्री एंड ड्रामा। तो ये दी है आपके इन्होंने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, और इसी को इन्होंने क्या कहा है, जो है ड्रामेटिक फेलियर कहा है। तो आपका ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हीरो हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड। ये लेडी मैकबेथ ने कही है। मैकबेथ में आपको बताना है इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, यूफेमिज्म है, ऑक्सीमोरन है, हाइपरबोला है या पर्सोनिफिकेशन है। तो मेरे हिसाब से तो पूरे परफ्यूम जो है अरबिया के उसके हाथों को मधुर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है ये आपका हाइपरबोल होना चाहिए। आप भी देखते रहना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोसेस, आपको बताना है कौन सा है, एंटीथेसिस है, ऑक्सीमोरन है, हाइपरबोला है या पर्सोनिफिकेशन है। तो देखिए मॉन प्रपोजिस करता है और गॉड जो है इसको डिस्पोजिट करता है, दोनों एक प्रकार के अपोजिट हैं। तो जहाँ अपोजिट थीसिस होती है वहाँ एंटीथेसिस होता है, ना कि ऑक्सीमोरन। तो आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, शी वर्क 2 जॉब्स, वह 2 जॉब करती है, बिकॉज शी हैड 6 हंग्री माउथ टू फीड, क्योंकि उसको 6 लोगों को खिलाना होता है। आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, सिनेक्डकी या मेटोनमी। तो देखिए 6 माउथ की बात हो रही है। जब 6 माउथ की बात हो रही है, माउथ रिप्रेजेंट कर रहा है एक बॉडी को, यानी कि फुल पार्ट को। तो जहाँ पार्ट टू होल और होल टू पार्ट होता है उसे हम सिनेक्डकी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन सिनेक्डकी होना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ही इज नॉट अनफेमिलियर विद द वर्क ऑफ डिकिंस, वह डिकिंस के वर्क से अनफेमिलियर नहीं है, इट मीन्स वह फेमिलियर है। तो आपको बताना है एंटीथेसिस है, ऑक्सीमोरन है, सिनेक्डकी है या लाइटोटीज है। तो देखिए जहाँ नेगेटिव के द्वारा पॉजिटिव सेंस बनाया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पता ही होगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, डी वाला फिगर ऑफ स्पीच होता है, लाइटोटीज। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु वॉज द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, निकोलस रो, मैथ्यू आर्नोल्ड या जॉन हेमिंग। तो आपको पता ही है कि इनके जो फर्स्ट बायोग्राफर रहे हैं वो निकोलस रो रहे हैं। और निकोलस रो ने क्या किया था, इन्होंने लिखा था 1709 में लाइफ ऑफ शेक्सपियर नाम की बायोग्राफी लिखी थी शेक्सपियर पे। कौन सी लिखी थी, ध्यान कर लें, लाइफ ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये लिखा है, ये नोट कर लेना। शेक्सपियर वॉज शेयर होल्डर इन 2 थिएटर्स, व्हाट वर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ते रहना। थिएटर एंड द ग्लोब, देखिए थिएटर जो है फर्स्ट थिएटर बना था शॉर्टेज में 1476 में, ध्यान रखेंगे इसको। और या ग्लोब में, दूसरा ऑप्शन है ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर में, स्वान एंड रोज में या कर्टेन एंड द फॉर्च्यून में। इनमें से 2 में ये शेयर होल्डर रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि ग्लोब में तो रह ही रहे हैं,
तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन में से एक होगा, क्योंकि ग्लोब बहुत अच्छी तरह फेमस है कि ग्लोब में इनका शेयर होल्डर रहा है, और दूसरा शेयर होल्डर रहा है इनका द ब्लैक फ्रायर में। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन विलियम शेक्सपियर केम टू लंदन विच ड्रामेटिक कंपनी डिड ही ज्वाइन एट फर्स्ट। जब लगभग 1587 या 85 में आए हैं, ये कंफर्म कर लेना। तो जब उस समय अपने गांव से ये आए थे तो लंदन में इन्होंने कौन सी कंपनी ज्वाइन की थी। तो फर्स्ट है जेम्स बर्बेज कंपनी, सेकंड है जॉन हिमिंग एंड सन्स कंपनी, या द एडमिरल्स मैन, या लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन। तो देखिए, जब ये आए थे लंदन में 1587 में, बहुत सी बुक में 1585 दिया है, कंफर्म कर लेना। चलिए, जेम्स बर्बेज कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है, और एडमिरल्स कंपनी भी उसी समय थी, और लॉर्ड चैम्बरलेंस की तो जो स्थापना ही 1594 में हुई है। ठीक है, हालांकि लॉर्ड चैम्बरलेन के ये मेंबर बन जाते हैं, लेकिन इसकी स्थापना ही 1594 में हुई है। तो जेम्स बर्बेज की जो कंपनी थी, लाइसेस्टर्स मैन इन द थिएटर, उस समय थिएटर जो था शॉर्टेज में, उसी में इन्होंने ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, वी कैन से शेक्सपियर दैट नेवर हैज ए मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ए ग्रेट अकाउंट, यानी कि छोटी सी नॉलेज में इतना बड़ा उसने काम किया। तो ये बात किसने कही है विलियम शेक्सपियर के बारे में। ऑप्शंस हैं बेन जॉनसन, ड्राइडन, मिल्टन, और डी है आपका टी.एस. एलियट। तो आपको ऑप्शन पता लग ही गया होगा। चलिए, तो ये थे आपके टी.एस. एलियट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसमें। इन विच ईयर फर्स्ट थिएटर वॉज बुल्ट, ये तो हम बता चुके हैं अभी, 1576 में, 1578, 1574, 1579। तो ये बना आपका ए ऑप्शन का 1576 एट शॉर्डिच। क्या था, शॉर्डिच जगह है, वहां पर ये बना था। और इसका नाम भी द थिएटर था, और इसी थिएटर जो न था, जिसको बर्बेज की कंपनी थी, उसी में इन्होंने ज्वाइन किया था। What was the year when William Shakespeare became famous London as a dramatist? तो उस समय ड्रामेटिक के क्षेत्र में लंदन में कब फेमस हुए। तो ये डेट है आपकी, या ईयर है 1592। कब है, ये है 1592, 1592। हेनरी का परफॉर्मेंस हो रहा था, हेनरी 6 का परफॉर्मेंस हो रहा था। तो उस दौरान, परफॉर्मेंस के दौरान ये फेमस नहीं होते हैं, उसी दौरान क्या होता है कि रॉबर्ट ग्रीन जो है अपने ग्रोथ वर्ड जो उनका पंपलेट होता है, जिसमें कहते हैं अ टाइगर्स हाइड ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, तो वो जो इनके पास कमेंट करते हैं, तो उससे ये फेमस होते हैं। तो ये ध्यान रखिए 1592। तो ये डेट गलत लिख गई है सब में, ये 1900 दिया है, आप 1592 कर लीजिए। ठीक है, 1591, 1592, 1597, 1594। ठीक है, 1592 ये बाई मिस्टेक हो गई है, उसको सुधार लेने हैं। In which year Shakespeare became member of the Lord Chamberlain's Man, later known as King's Man? आपको बताना है कि लॉर्ड चैम्बरलेन मैन के ये कब मेंबर बनते हैं। तो आपको बताते चलें, अभी तो बताया था कि 1594 में ही लॉर्ड चैम्बरलेन मैन की जो है स्थापना करने के लिए जो है प्रीवी काउंसिल जो है एक ऑर्डर पारित करती है। कौन सी, प्रीवी काउंसिल। तो प्रीवी काउंसिल क्या है,
गुप्त काउंसिल है संसद की, तो उसने एक ऑर्डर पास किया और थिएटर कंपनी स्थापित करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया। तो 1594 में लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कंपनी की स्थापना होती है और जो किंग्स मैन के नाम से जो है 1603 के बाद जाने जाते हैं, क्योंकि किंग्स जेम्स फर्स्ट जो है राजा बनते हैं तो उस समय इसको किंग्स मैन के नाम से जाना जाता है। When was लॉर्ड चैम्बरलेन्स कंपनी क्रिएटेड? अब तो भाई पता लग ही गया, ये 1594 है, 1594 ऊपर वाला ही प्रश्न है। तो देखिए जो प्रिवी काउंसिल होती है, ऑर्डर क्रिएटेड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, द ओनली सेक्शन इन कंट्री हु गिव द दिस टर्म अबाउट शेक्सपियर, कौन देता है? तो देखिए जो ग्रोथवर्ड पंपलेट होता है रॉबर्ट ग्रीने का, उसमें ये भी कहते हैं सेक्स सीन, बोले यही एक सेक्स सीन है। सेक्स सीन का मतलब जो सीन को हिला देने वाला, सीन को बदल देने वाला बने। तो उस समय विलियम शेक्सपियर बहुत फेमस हो गए थे। तो ये आपके रॉबर्ट ग्रीने है, ऑप्शन आपका ए है। अबाउट विच ऑफ द वर्क डिड शेक्सपियर से द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन? ऑप्शन है वीनस एंड एडोनिस, रिपब्लिकरी, हैमलेट या लव लेबर्स लॉस्ट। तो आपको पता होगा ही है, ये है आपका वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, इनकी पोइम है, फर्स्ट नैरेटिव पोइम है और 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है, 6 लाइन स्टैंजा। चलिए, तो द पोइम बिगिंस विद ए ब्रीफ डेडिकेशन हेनरी रिल्सले, थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन, इन विच द पोइट डिस्क्राइब द पोइम द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो देखिए इस पोइम में ही ये एक प्रीफेस लिखते हैं, तो या ब्रीफ डेडिकेशन लिखते हैं अर्ल ऑफ सदम्पटन के लिए। तो उसी सदम्पटन में कहते हैं कि फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन, तो इनको डेडिकेट करते हैं। तो यहां से प्रश्न बनता है टू हुम विलियम शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोइम वीनस एंड एडोनिस। तो क्या आएगा? हेनरी रियसले, थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन। क्वेश्चन 28 है विच ऑफ शेक्सपियर्स कंटेम्पोरेरी डिड नॉट राइट ट्रेजेडीज? ऑप्शन है टॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली और बेन जॉनसन। आप जानते हैं टॉमस किड और मार्लो तो ट्रेजेडी ही लिखी थी और बेन जॉनसन की 2 ट्रेजेडी हैं, लेकिन जॉन लिली की एक भी ट्रेजेडी नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। हु सेज दिस इन द प्ले जस्टिस? इफ यू ट्रीट दैम विद काइंडनेस, यदि तुम उसको दयालुता के साथ व्यवहार करते हो, दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, तो वे तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। वट यू शट दैम अप अलोन, यदि तुम उसको अलग बंद कर दोगे, इट ओनली मेक दैम सैवेज, तो ये केवल उनको सैवेज बना देगा, असभ्य बना देगा। हु सेज दिस इन द प्ले जस्टिस? तो ये बात जस्टिस फ्लॉयड कहते हैं, कॉक्सन कहते हैं, जेम्स हाउ कहते हैं या रथ हनीबल कहते हैं। तो देखिए जेल में मिलने के लिए कॉक्सन जाते हैं, जो कि सीनियर क्लर्क होते हैं, फाल्डर से मिलने जाते हैं। तो वहाँ जेलर से कहते हैं, बोले तुमने उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया है, एकाक की रूम में उसको बंद कर दिया है, तो ये उसको और सैवेज बना देगा। तो ये कॉक्सन कहते हैं, तो आपका ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है विच इज नॉट एन एसे बाय जॉन गाल्सवर्दी? तो जॉन गाल्सवर्दी के इसमें कौन सा ऐसे नहीं है? इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, एड्रेस इन अमेरिका, टू ऐसे ऑन कॉनराड या स्वान सॉन्ग? तो आपको पता लगेगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका स्वान सॉन्ग है और क्योंकि स्वान सॉन्ग जो है एक नॉवेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हु आर द 2 राइटर्स हु डिक्लाइन द नोबेल इन लिटरेचर? तो देखिए
बर्नार्ड शॉ और बोरिस पेस्ट्रांक, जीन पॉल स्टायरे और अल्बर्ट कैमस या आपके जीन पॉल सार्टर हैं। ये जीन पॉल सार्टर एंड बोरिस पेस्ट्रांक या बोरिस पेस्ट्रांक एंड अल्बर्ट कॉमस। तो आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए ये हैं आपके ऑप्शन सी वाले दोनों राइटर, जीन पॉल सार्टर। इन्होंने 1964 में 1964 में जो है नोबेल प्राइज को ठुकरा दिया था। और बोरिस पेस्ट्रांक जो कि आपके जो बोरिस पेस्ट्रांक हैं, इन्होंने रशियन ऑथर हैं, तो इन्होंने 1958 में इसको दोहराया था। तो ये फ्रेंच हैं भाई, जीन पॉल जो है सार्टर ये आपके फ्रेंच हैं और ऊपर वाले आपके रशियन हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। तो देखिए रशियन ऑथर हैं बोरिस पेस्ट्रांक, 1958 में इसको डिनाई किया था, और जीन पॉल सार्टर हैं, इनको 1564 में किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉवेल बाय गाल्सवर्दी? पंच एंड गो, लिटिल ड्रीम, पैसर्स बाय या द सन? तो देखिए कौन सा नॉवेल है वो आपको छांटना है। तो इसका ऑप्शन है, पता लगी क्या होगा, पैसर्स बाय। तो पैसर्स बाय ये जो उनकी ट्रायलॉजी है उसका एक इंटरल्यूड है, और बाकी जो है 1, 2 और जो 3 ये इनके प्लेलेट्स हैं, यानी कि 1 एक्ट प्ले है। क्या है? 1 एक्ट प्ले। अगला देखते हैं, नेम द पोइम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन quoted. Child is the father of man. I could wish my days to be bound each to each by natural pity. Daffodils, rainbow, BR7, the thorn. तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी, रेनबो। चलिए जल्दी कर लेते हैं, 2-4 रह गए हैं। इन विच ऑफ द पोइम डू द लाइन ऑकर्स? अ वायलेट बाय मॉसी स्टोन, हाफ हिडन बाय आई, फेयर एज ए स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई, लूसी ग्रे, शी वॉज पैंथम ऑफ डिलाइट, एजुकेशन ऑफ नेचर, शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वेज। तो ये आपका ऑप्शन है, एक वॉयलेट और एक वॉयलेट जो है बैगनी कलर का फूल छोटा सा, जो कि मॉसी स्टोन के पास उगा हुआ है, थोड़ा सा आधा आंखों से छिपा हुआ है, जैसे कि आकाश में एक अकेला तारा हो। तो ये ऑप्शन है आपका डी, शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वेज। क्वेश्चन है, नेम द पोइम इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन क्वोटेड? देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी, इस प्रकार चंद्रमा को तुम्हारे ऊपर चमकने दो। इन द दाई सॉलिटरी बाग, जब तुम एकांत में घूमो। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड टू बी ब्लो अगेंस्ट दी, और जो माउंटेन की धुंधल की हवा है उसको अपने चेहरे पर पड़ने दो, यानी कि माउंटेन में खुले वातावरण में घूमो। तो ये सलाह किसको दे रहे हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये सलाह विलियम वर्ड्सवर्थ दे रहे हैं डोरोथी को, और वो दे रहे हैं टिंटन एबे में। तो बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन? फॉर ऑफ्ट व्हेन माई ऑन माई कोच आई लाइन इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मैं छुट्टी के समय और एक पेंसिव मूड में, यानी कि चिंता युक्त दशा में लेटा हुआ होता हूँ अपने गद्दे पर, अपने सोफा पर, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, तो मेरी मन की आँखों से के सामने वो फ्लैश हो जाते हैं, दिख जाते हैं। विच इज़ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये एकांत के लिए वरदान के समान है। टेबलटन से ली गई है, डैफोडिल से, रेनबो से, या लंदन 1802 से। तो ये आपका डैफोडिल्स है। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 37 है,
फ्रॉम विच पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस हेथ, वह मर गई और मुझको इस वीराने में छोड़ गई। दिस काम एंड क्वाइट सीन, इस शांत और एकांत दृश्य में। द मेमोरी ऑफ वाट हैज़ बीन, उसकी यादें तो रहेंगी, एंड नेवर मोर विल बी, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं देगी। तो ये बात किस पोइम से है? ऑप्शन है 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, लूसी ग्रे, जिसको हम एजुकेशन ऑफ नेचर भी कहते हैं इसको, लूसी ग्रे, या सी वाज फैंथम ऑफ डिलाइट, या स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये एजुकेशन ऑफ नेचर की वो है, तो आपका ऑप्शन हो गया ए, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। क्वेश्चन नंबर 38 है, गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स कौन से थीम को डील करता है? द इनइक्वलिटी ऑफ पावर, द इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस, द इनइक्वलिटी ऑफ लेबर, या द इनइक्वलिटी ऑफ मनी डिविजन्स। तो बता दें, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनका लड़का होता है जॉन, उसको वो तो बैग चुराता है, पर्स चुराता है किसी महिला का, और उसका जो जोन्स होता है उसके मेड का हस्बैंड, वो सिल्वर बॉक्स लेता है, लेकिन एक बच जाता है, एक फंस जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस। गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लेबर डिस्प्यूट, जस्टिस, इनइक्वलिटी ऑफ मनी डिविजन्स, या वॉर्स। तो आपको बता दें कि स्ट्राइफ जो है वो लेबर डिस्प्यूट पे है, ट्रिनार्था टिन प्लेट्स जो कंपनी है उसमें। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका? लेबर डिस्प्यूट होना चाहिए, ए। जस्टिस सोज, सॉरी इसमें तो पास में लिखा है, जस्टिस सोज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, या अमेरिकन लीगल सिस्टम, या स्कॉटिश सोसाइटी। तो आपको पता लगी क्या था, इंग्लिश लीगल सिस्टम पे बताया गया है, तो ऑप्शन बी लिखाई है। अब आपको बताना है यहाँ पर, आफ्टर चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूशन विद की 30 जनवरी 1649 यानी 1649 को चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन होता है। हिज सपोर्टर्स पब्लिश्ड ए वर्क द आइकोनो बेस्लाइक, जिसको बोलते हैं ग्रीक में द रॉयल इमेज। इन फरवरी 1649 देन जॉन मिल्टन वॉज कमीशन टू राइट द रिप्लाई ऑफ दिस बुक, मिल्टन रोट। तो इस बुक के जवाब में जॉन मिल्टन को एक जवाब लिखने को कहा गया था, वो बताना कौन सा जवाब है। द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट, आइकोनोक्लास्टस, डिफेंसियो प्रो पापुलो फर्स्ट डिफेंस, या डिफेंसियो सेकुंडा द सेकेंड डिफेंस। चलिए, आपका ऑप्शन पता लग ही गया होगा, आपका ऑप्शन है बी, आइकोनोक्लास्ट। इसका मतलब होता है रॉयल इमेज, और इसका मतलब होता है इमेज ब्रेकर। टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट लिखी गई थी 1649 में, और टेन्योर ऑफ किंग मजिस्ट्रेट लिखी गई थी जब 30 जनवरी 1649 को उनको एग्जीक्यूशन दिया गया था। तो उसके जवाब में तो ये लिखी गई थी, और लेकिन आइकन बेस्ला के जवाब में लिखी गई थी आइकोनोक्लास्ट। तो आपका ऑप्शन बी है यहाँ पर। क्वेश्चन 42 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइकोनोक्लास्टस? अभी बताया था, इमेज क्रिएटर, ब्रेकर, इमेज रॉयल इमेज, या इमेज ऑफ द किंग। तो ये हुई आपका इमेज ब्रेकर। क्लास्टस का मतलब ही टुकड़े टुकड़े करना होता है, यानी कि इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक। क्वेश्चन नंबर 43 है, मिल्टन रोड डिफेंसिव प्रो पापुलो एंग्लिकानो, लैटिन पोलमिक है, आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। डिफेंस ऑफ द पॉपुलर पीपल ऑफ इंग्लैंड, या डिफेंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या इसका दोनों ही अर्थ है, या इनमें से कोई भी अर्थ नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ए, डिफेंसिव प्रो पापुलो, यानी पीपल ऑफ, एंग्लिकानो माने इंग्लैंड के, यानी इंग्लिश पीपल। तो डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड या इंग्लिश पीपल। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु प्रोवाइडेड म्यूजिक फॉर मास्क, आर्केड्स एंड कॉमर्स?
किसने दिए? जॉन मिल्टन सीनियर, क्योंकि ये भी म्यूजिशियन थे, ये भी दे सकते थे। हेनरी लॉस, जॉन मिल्टन स्वयं, या हिज फ्रेंड चार्ल्स ड्यूडेटी। तो देखिए इनके मित्र रहे हैं हेनरी लॉस, जिन्होंने उसको आर्किड्स और कॉमर्स दोनों के लिए म्यूजिक दिया था। द लास्ट क्वेश्चन है, द हीरोइन ऑफ कॉमर्स इज ए एम्बॉडीमेंट ऑफ, किसकी प्रतीक है? ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस की, प्यूरिटी एंड चेस्टी की, ब्यूटी एंड ट्रुथ की, या ऑफ इविल स्पिरिट की? तो ये फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे, प्यूरिटी एंड चेस्टिटी की। देखें आगे कोई बचता है नहीं, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।